नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंज की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। ठीक होने की दर 88% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि भारत सबसे पहले लॉकडाउन लागू करने वाला देशों में था। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एसपीजी की टीम भागलपुर पहुंच गई है। एसपीजी टीम कार्यक्रम स्थल से लेकर हवाई अड्डे तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। इससे पूर्व डीआईजी सुजीत कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम की सुरक्षा को लेकर पीएमओ से आई गाइडलाइंस के मुताबिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। राहुल गांधी ने चीन को 15 मिनट में भगा देने के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 15 मिनट के अंदर चीनियों को बाहर निकालने के फार्मूले को 1962 में ही लागू किया जा सकता था। यदि ऐसा किया गया होता तो हमें कई हेक्टेयर भारतीय भूमि को गंवाना नहीं पड़ता। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ममता सरकार द्वारा प्रायोजित दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अपील की है। उन्होंने राज्य में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया। संगठनात्मक मामलों का जायजा लेने सिलीगुड़ी आए नड्डा ने नेताओं और सामाजिक समूहों के साथ बैठकें की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही ये कानून लागू किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर फूट डालो और राज्य करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए भाजपा पर देश में लोगों को बांटने और शासन करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने नड्डा पर गलत बयानी करने और राज्य के लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने एक सभा में ममता सरकार पर फूट डालो और राज्य करो की नीति का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी पर कमलनाथ द्वारा चुनावी रैली में कथित तौर पर की गई टिप्पणी का चौतरफा विरोध हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कृषि कानूनों पर जारी विरोध के बीच पंजाब के किसान संघों और राज्य सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। किसान संघों ने दावा किया है कि उन्हें कई मुद्दों पर सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिला। संघों ने कहा है कि सरकार ने किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन बातचीत में कोई हल नहीं निकला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज असम में 694 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखेंगे। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। भारत ने आगामी मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी हिस्सा लेने के लिए घोषणा की है। इसके साथ ही ये 4 देशों के समूह क्वाड की सैन्य स्तर पर पहली भागीदारी होगी। अगले महीने होने वाले युद्ध अभ्यास के लिए आमंत्रित करने का कदम टोक्यो में क्वाड के विदेश मंत्रियों की हुई बातचीत के बाद उठाया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में आज एक विधेयक पेश किया जाएगा। पंजाब सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विशेष सत्र के पहले दिन केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लाया जाने वाला विधेयक एक दिन के लिए टाल दिया था। इस पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। कृषि विधेयक का मसौदा साझा नहीं करने को लेकर आप विधायकों ने पंजाब की अमरिंदर सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरना दिया। इस बीच विधायकों ने विधानसभा परिसर में रात बिताई। आप विधायकों की सरकार से मांग थी कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में पेश होने वाले प्रस्तावित बिल की प्रतियां उन्हें दी जाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है। भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी पहले चरण के मतदान के लिए 6 दिन में 18 रैलियां करने वाले हैं। योगी की पहली जनसभा आज कैमूर में होगी। इसके बाद वे अरवल और रोहतास में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव से नजदीकियों के संकेत मिल रहे हैं। दोनों नेता जिस प्रकार सीएम नीतीश कुमार पर एक साथ हमला बोल रहे हैं, इससे सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत अक्टूबर और नवंबर के बीच रेलवे त्योहारों पर 392 विशेष ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें आज से 30 नवंबर के बीच चलेंगी। विशेष ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों के लिए चलेंगी। रेलवे इन स्पेशल ट्रेनों में सामान्य से ज्यादा किराया वसूलेगा। हवा की गुणवत्ता और खराब हुई तो यूपी और हरियाणा में गंभीर बिजली संकट खड़ा हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी ने वायु प्रदूषण बढ़ने पर यूपी हरियाणा में उन सभी थर्मल प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया है जो 2015 के तय मानकों को पूरा नहीं करते। बता दें कि यूपी में कुल 13,000 मेगावाट से ज्यादा क्षमता की बिजली इकाइयां हैं। राहुल गांधी ने जीडीपी और कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल ने भारत व पड़ोसी देशों की जीडीपी दर और कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या की
वाला ग्राफ साझा किया। राहुल ने कहा कि देखिए कैसे अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद किया जाता है और लोगों को संक्रमित किया जाता है। कोरोना महामारी के बीच देश भर में ज्यादातर अदालतें मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से कर रही हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। इस पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस सुविधा से हाईकोर्ट और जिला अदालतों को सुनवाई में सहूलियत मिलेगी। कोरोना महामारी के बीच देश भर के स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। यूपी, पंजाब, हिमाचल के बाद अब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी 2 नवंबर से खोलने की तैयारी है। हालांकि अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं क्लास तक के ही बच्चों को बुलाने की अनुमति है। सरकार ने स्कूलों के लिए सुरक्षा नियमों का ऐलान किया है। बिहार चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच लालू यादव ने सीएम नीतीश पर राज्य के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया है। लालू ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि पलटू राम तक ये कुर्सी पहुंचा देना। इसी कुर्सी की खातिर उन्होंने अपना आत्मसम्मान और जमीर बेचा है। भारत में अभी तक कोरोना के 75,74,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,15,000 मरीजों की इस बीमारी ने जान ले ली है। इस बीच कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 45,490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 589 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच 69,800 मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हो गया है, जबकि अब तक 11,22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 3 करोड़ 6,44,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं अर्जेंटीना में संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। यूरोप में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच आयरलैंड ने फिर से लॉकडाउन लागू किया है। यूरोपीय संघ का ये पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना पर नियंत्रण के लिए फिर से लॉकडाउन लागू किया है। आयरलैंड के स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 मामलों में वृद्धि को रोकने की सिफारिश के बाद ये लॉकडाउन लागू किया गया है। उद्योगपति बिल गेट्स ने कोरोना के टीके बनाने में भारत द्वारा अहम भूमिका निभाने का भरोसा जताया है। बिल गेट्स ने एक बैठक में कोविड-19 के टीके को बनाने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत बहुत प्रेरणादायी रहा है, क्योंकि उसने पिछले 2 दशक में अपने लोगों का स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में काफी प्रगति की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना के सामुदायिक प्रसार की बात मानने में क्या समस्या है। पत्रकारों से बातचीत में एक सवाल के जवाब में जैन ने ये टिप्पणी की है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि देश में सामुदायिक संरक्षण कुछ राज्यों के कुछ जिलों में ही हुआ है। दुर्गा पंडालों को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर दुर्गा पूजा फोरम ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। दुर्गा पंडालों पर अपना फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल कहा था कि पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही जाने की इजाजत होगी। हाई कोर्ट अपने फैसले में पश्चिम बंगाल में सभी पंडाल को नो एंट्री जोन घोषित किया था। केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि 11 सीटों में से 6 सीटें अब तक खाली हैं। इनमें 1 सीट मुख्य सूचना आयुक्त की भी खाली है। फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग के पास 36,600 केस पेंडिंग पड़े हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि नई शिक्षा नीति प्रतिभाओं का पलायन रोकने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से शोध और अनुसंधान की गति बढ़ाई जाएगी, साथ ही ज्ञान में के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष दल प्रदेश में अराजकता फैलाने की साजिश रच रहे हैं। जिन लोगों को भ्रष्टाचार पहचान बन गई थी, उन्हें सुशासन और विकास रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विपक्षी दल जाति, धर्म, मजहब की बातें कर रहे हैं। झारखंड भाजपा ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आज राज्य विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन शक्ति मुहिम को भ्रामक प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की हर बेटी को इस सवाल के जवाब का इंतजार है कि एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है। 1090 हेल्पलाइन को भाजपा ने निष्प्रभावी बना दिया। बुंदेलखंड में बैंकों की कथित धोखाधड़ी से परेशान किसानों ने बांदा मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन की अगुवाई बुंदेलखंड किसान यूनियन कर रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि फसल बेचने की रकम मंडी समिति ने उनके बचत बैंक खातों में भेजी। इसे बैंक अधिकारियों ने जबरन किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज में जोड़ दिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में बने उत्पाद अम्ब्रेला ब्रांड बनेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कौशल विकास और उनके उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। रावत ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के सपनों को पूरी तरह साकार करेगी। वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में 6 दिन में 18 से अधिक रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह के कार्यालय ने ये जानकारी दी है। राजनाथ सिंह 21 अक्टूबर को नोखा और औरंगाबाद में रैली करेंगे। 22 अक्टूबर को बांका और रामगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ सीबीआई ने घूसखोरी का ताजा मामला दर्ज किया है। 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये मामला मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से जुड़ा है। आरोप है कि शेट्टी ने गीतांजलि जेम्स के लिए बैंक गारंटी की व्यवस्था कराने के लिए 1 करोड़ 8 लाख की रिश्वत ली थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की टिप्पणी की आलोचना के तौर पर नहीं लेना चाहिए। विजयन ने मामलों में बढ़ोतरी के लिए गैर जिम्मेदाराना विपक्ष को कसूरवार बताया। दुर्गा पूजा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस ने निराशा जाहिर की है। सांसद सौगात राय ने कहा है कि लोग दुर्गा पूजा मनाने के लिए साल भर इंतजार करते हैं, ऐसे में ये फैसला उचित नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अदालत के फैसले को सही बताते हुए उसका स्वागत किया। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस ने ई मुखबिर योजना शुरू की है, जिसके तहत जिले के आम नागरिक अपराध रोकने में पुलिस की मदद कर सकेंगे। पुलिस को जानकारी देने वालों के नाम, पते आदि गोपनीय रखे जाएंगे। ई मुखबिर योजना व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलाई जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विनिर्माण पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा था जब सरकार ने रिलायंस पर ज्यादा उत्पादन करने के लिए जुर्माना लगाया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत विनिर्माण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। डीयू में दूसरी कट ऑफ के तहत 9700 छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें से 2580 छात्रों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है। डीयू कई पाठ्यक्रमों में दाखिले बंद कर रहा है। कुछ पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए अंकों में मामूली गिरावट देखी गई है। बता दें कि डीयू ने 10 अक्टूबर को पहली कट ऑफ सूची जारी की थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2023 तक राज्य से वामपंथी विचारधारा का सफाया कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के दूरस्थ इलाके से भी वामपंथ के बीज को उखाड़ फेंकें। साथ ही कार्यकर्ता लोगों में राष्ट्रवाद का संदेश और पीएम मोदी के विचारों को राज्य में फैलाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना से निपटने के लिए गुजरात सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन को लेकर उल्लेखनीय प्रगति की है। कभी बुरी तरह प्रभावित रहे इस राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर अब 91% है। ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नए कृषि कानून को संघीय व्यवस्था पर क्रूर हमला बताया। पूर्व मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकार द्वारा खरीद किए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा है कि एक ओर केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किसानों की सुनिश्चित आय को छीन रही है। राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान मिलावटखोरी से मुक्ति की दिशा में एक अलग पहचान बनाएगा। राजस्थान निगम चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार अपना नाम 22 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन 23 अक्टूबर को किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल में बम बनाने वाली फैक्ट्रियों का आंकड़ा सरकार के पास है, उसके पास प्रवासी मजदूरों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री की टिप्पणी ओछा चुनावी प्रचार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता बंगाल में सांप्रदायिकता सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस की असली परीक्षा होगी। लल्लू ने कहा कि हमें हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अपने संगठन को पहुंचाना होगा। हमें छात्र और अध्यापक दोनों को अपनी विचारधारा से जोड़ना है। आईपीएल में राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को 15 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने जोस बटलर और स्टीव स्मिथ के बीच 98 रन की अटूट साझेदारी से 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। बटलर ने 48 गेंदों की पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए।
राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने उतरे धोनी ने मैच में कई उपलब्धि अपने नाम की। धोनी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद उन्होंने सीएसके की तरफ से खेलते हुए अपने 4000 रन भी पूरे किए। इतना ही नहीं, धोनी ने विकेट के पीछे एक हाथ से कैच पकड़कर अपना 150वां शिकार भी किया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमों के बीच मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और अंक तालिका में खुद को मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली की टीम जीत के साथ जहां प्लेऑफ के लिए अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, वहीं पंजाब की टीम प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखने उतरेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।